So hello everyone. In this video we are going to discuss about question answers, long type question answers of paper first of MA English, that is English prose Bacon to present time, जिसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ ही समय में सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी इंग्लिश में अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम पेपर फर्स्ट के जो कि इंग्लिश प्रोज बेकन टू प्रेजेंट टाइम एमए इंग्लिश में है, उसका सबसे जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, जिसमें फ्रांसिस बेकन के 2 एसेस कवर किए गए हैं, ऑफ ट्रूथ एंड ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। हम इन दोनों को कवर करने वाले हैं, ऑफ ट्रूथ एंड मैरिज एंड सिंगल लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बेकन्स एसेज आर मोर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस, हिज हर्ट इज़ नॉट इन दैम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बेकन के जो एसेज हैं वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब रिलेटेड टू माइंड, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हिज हर्ट इज़ नॉट इन दैम यानी कि उनका इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो जो आंसर की साइड बढ़ते हैं, द वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। तो पहली हेडिंग, द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर कवर्ड। तो द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स दैट बेकन डील्स विद इज सरप्राइजिंग। सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, डोमेस्टिक, फिलोसफिकल और एथिकल। नो स्फीयर ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस इज इग्नोर्ड बाय हिम। तो जो उन्होंने जितने भी सब्जेक्ट्स, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो कवर करे हैं, जिसमें सोशल, फिलोसफिकल, रिलीजियस, डोमेस्टिक, एथिकल, ये सारे सब्जेक्ट्स को उन्होंने कवर किया है। तो सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक या घरेलू जितने भी सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स हैं, दार्शनिक, फिलोसफिकल एंड एथिकल। एथिकल मतलब रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग, मॉरल वैल्यूज से ऊपर। एंड नो स्फीयर ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस इज इग्नोर्ड बाय देम। उन्होंने किसी भी नॉलेज का, किसी भी टॉपिक, कोई भी एक्सपीरियंस उन्होंने इग्नोर नहीं किया है, यानी उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने कोशिश करी है कि सबसे ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। He writes on abstract subjects like truth, or an important topic like sedition, or on personal matters like marriage and love, or on human emotions like love, anger and revenge. तो उन्होंने जितने भी एसेस लिखे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स जो कि फिजिकली वर्ल्ड में नहीं है, जस्ट आइडियाज़ हैं। जैसे ट्रुथ, ट्रुथ आप एक एब्स्ट्रैक्ट, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स उन्होंने लिए अपने एसेज लिखने के लिए। तो उनके सारे एसेज एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर हैं। और ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइक सेडिशंस। सेडिशंस मतलब स्पीच और एक्शन दैट इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देशद्रोही वाले या राजद्रोह वाले टॉपिक्स उन्होंने लिए। और पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज और एंड लव, और ऑन ह्यूमन इमोशंस लाइक लव, एंगर एंड रिवेंज। तो गुस्से की, प्रेम की या बदले की भावना के ऊपर भी उन्होंने अपने एसेज लिखे हैं। इट इज़ ओनली व्हेन वन रीड्स दिस एसेज दैट वन इज स्ट्रक बाय देयर इम्प्रेसिव टोन दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ देयर ऑथर्स कीन एंड ग्रेट इंटेलेक्चुअल फोर्स। तो जब भी कोई ये इनके एसेज पढ़ता है तो जो वो बहुत ही प्रभावशाली इफ़ेक्ट आता है पढ़ने वाले के ऊपर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटेलेक्चुअल फोर्स यूज़ किया है, यानी उन्होंने बौद्धिक तरीके से उसे लिखा हुआ है, इसलिए। नेक्स्ट हेडिंग है, प्रैग्मेटिज्म इज द गवर्निंग प्रिंसिपल। तो प्रैग्मेटिज्म इज द गवर्निंग प्रिंसिपल। प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग, व्यवहारिकता। आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिक बातों का, प्रैक्टिकलिटी। Pragmatism is the governing principle. So pragmatism is the governing principle of most of his advice, and often expediency takes a superior place to एनी आइडियल मोरालिटी। तो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर उन्होंने ज़्यादा काम किया है। और एक्सपीडेंसी एंड ऑफन एक्सपीडेंसी, कभी कभी एक्सपीडेंसी मतलब डूइंग व्हाट इज़ ईजी और प्रैक्टिकल, नॉट ऑलवेज मॉरल। जैसा कि हम कुछ कभी कभी वही काम करते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हो, हम ये नहीं देखते वो मॉरली सही है या नहीं। तो बीइंग प्रैक्टिकल, तो उनके कुछ एसेज में कभी कभी वो ऐसी एडवाइस भी देते हैं जो प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। टेक्स अ सुपीरियर प्लेस टू एनी आइडियल मोरालिटी। मोरालिटी के ऊपर प्रैक्टिकलिटी को वो ज़्यादा कभी कभी प्रायोरिटी देते हैं।
Yet a man of such powerful intellect could not be totally unaware of elevated moral principles. तो ये बात भी दी गई है कि जो भी ऐसा इतने बौद्धिक इतने लेवल का जो व्यक्ति है could not be totally unaware of elevated moral principles. ऐसा नहीं है कि फ्रांसिस बेकन को मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, but still he was using practicality more. That Bacon indeed was not unaware of these is evident in scattered comments he makes in his essays. और ये बात साबित होती है कि वो मॉरल प्रिंसिपल्स से अनअवेयर नहीं थे. ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उन्होंने एसेज में कई जगह ऐसे सेंटेंसेस का ऐसे इंसिडेंट्स का प्रयोग किया है जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ मॉरल प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज थी. नेक्स्ट है द इंटेलेक्चुअल फोर्स of parents and children. The intellectual force of the arguments given in the essays of parent and children is undeniable. तो जो उन्होंने इंटेलेक्चुअल फोर्स यानी कि जो अपनी बौद्धिक एग्जाम्पल्स जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं एसेज में, जैसे कि ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में जो दिया है वो अनडिनाइलेबल है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते. द एडवाइस इज बेस्ड ऑन साउंड कॉमन सेंस बट द कमेंट अगेन अलाउ नो इमोशन और फीलिंग. तो जो एडवाइस दी गई है उसमें वो कॉमन सेंस के ऊपर है बट उसमें कोई इमोशंस या फीलिंग्स नहीं है. द ऐसे इज स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट्स दैट बेकन इज केपेबल ऑफ प्रेजेंटिंग. तो इसमें बड़ा ही बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट दिया है इस ऐसे में. चिल्ड्रन स्वीटन लेबर्स बट दे मेक मिसफॉर्चून्स मोर बेटर. तो उन्होंने ये पॉइंट दी थी वहाँ पर कि चिल्ड्रन स्वीटन लेबर्स but they make misfortune more better. They increase responsibilities but mitigate the remembrance of death. तो उनका मानना था कि चिल्ड्रंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ जाती हैं, लेबर्स यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ जाते हैं, बट मिटिगेट मतलब टू मेक लेस सीरियस, कम करना, किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना, वो डिक्रीज़ कर देते हैं रिमेम्बरेंस यानी मेमोरी, एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग, स्मृति को डेथ की. There is nothing in the essay about how children can satisfy the emotional urge in human beings, but for Bacon such emotion would be an impediment to material progress. तो इस essay में ऐसा कुछ नहीं दिया गया अबाउट हाउ चिल्ड्रन कैन सेटिस्फाई इमोशनल अर्ज इन ह्यूमन बींग्स, बट फॉर बेकन जो इमोशंस हैं ये इम्पेडिमेंट यानी ऑब्स्टिकल या बैरियर है टू मटेरियल प्रोग्रेस. नेक्स्ट, बेकन इज कोल्ड इमोशनल. If in essays dealing with personal relationship itself, Bacon is cold emotional. Cold emotional मतलब without any feelings, भावनाहीन. तो वो if in essays dealing with personal relationship itself, Bacon is cold emotional. There is no cause to accept anything but the daylight of reason in his political essays. तो उनके जितने भी एसेज हैं वो क्लियर और लॉजिकल हैं, डे लाइट ऑफ रीज़न यानी कि क्लियर लॉजिकल तर्क के साथ है, तर्कपूर्ण है, ऑफ रीज़न इन हिज पॉलिटिकल एसेज. These indeed incorporate advice frequently in Machiavellian nature. तो मैकियावेलियन नेचर मतलब बड़ा ही ट्रिकी, क्लेवर और चालाक और स्वार्थी नेचर. दीज इंडीड इनकॉर्पोरेट एडवाइस फ्रीक्वेंटली इन मैकियावेलियन नेचर. बड़े क्लेवर तरीके से, चालाकी भरे तरीके से उसमें एडवाइजेस दी गई हैं उन केसेस में. वर्ल्डली सक्सेस एंड पब्लिक गुड आर द क्राइटेरिया ऑफ एक्शन एंड इट इज़ प्योर लॉजिशियन और रेशनलिस्ट हु स्पीक्स इन दिस एसेज. और इन एसेज में उन्होंने प्योर लॉजिशियन की तरह बात करी है, यानी ऐसा पर्सन जो लॉजिक और रीज़न को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उसकी तरह उन्होंने यहाँ पे अपने पॉइंट्स रखे हैं. बेकन एसेज कंटेन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन, हाउएवर एरुडाइट एंड हाउएवर इंटेलेक्चुअल द एसेज आर. तो यहाँ पे एक और एक वर्ड है एरुडाइट. हाउएवर एरुडाइट का मतलब होता है, जैसे कि एरुडाइट एक बड़ा ही न्यू वर्ड है आपके लिए, आपने कई बार एग्ज़ाम्स में भी देखा होगा.
तो एरुडाइट मतलब समवन हु हैज़ स्टडीड अ लॉट एंड नोज मैनी थिंग्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत विद्वान या ज्ञानी हो। तो उनके जो एसेज हैं वो एरुडाइट भी हैं एंड इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक भी हैं। Their author is unable or refuses to establish an essay. However erudite and however intellectual the essays are, their author is unable or refuses to establish an essay confidential relationship with the reader. तो ऐसा मानना है कि जो इनके एसेज हैं वो चाहे जितने भी एरुडाइट कितने भी विद्वान ने लिखे हों, बट वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं कर पा रहे हैं रीडर पर। ही डिस्कसेस द So he discusses the subject in a प्योरली ऑब्जेक्टिव वे। उन्होंने सब्जेक्ट्स को बड़े प्योरली ऑब्जेक्टिव तरीके से डिस्कस किया है। ऑब्जेक्टिव मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से, विदाउट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फीलिंग्स, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ या निष्पक्ष तरीके से उन्होंने अपने सब्जेक्ट को एलैबोरेट किया है। वी फाइंड इन देम बेकन द थिंकर रैदर दैन द बेकन द मैन। हमें वहाँ पर उनके एसेस में बेकन एक थिंकर की तरह दिखता है, एक नॉर्मल मैन की तरह नहीं। We learn of his opinions on various topics delivered in the authoritative and confident tone of one who knows and knows that he knows। तो बड़े कॉन्फिडेंट और अथॉरिटेटिव तरीके से उन्होंने अपना एसेज लिखे हैं और वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे वही वो व्यक्ति हैं जिन्हें वो ये सारी चीज़ें पता हैं। तो वन हु नोज़ एंड नोज़ दैट ही नोज़, और उन्हें ये भी पता है कि उन्हें वो जानकारियाँ हैं, वो इन्फॉर्मेशन पता है। But there is hardly an instance where we are taken into the author's confidence about his personal likes and dislikes, nature, temperament, whims and idiosyncrasies। तो बट देर इज़ हार्डली एन इंस्टेंस, बट बहुत ही मुश्किल से कोई ऐसा इंस्टेंस है जहाँ पर हम ऑथर की कॉन्फिडेंस, ऑथर्स कॉन्फिडेंस, जहाँ पे हमें ऑथर का पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाए, ट्रस्ट या बिलीफ मिल जाए उनके नेचर के बारे में और उनके विम्स यानी उनके विशेज़ या चेंजेस इन माइंड, उनके मनमानी इच्छाएं, और इडियोसिंक्रेसीज मतलब स्ट्रेंज या स्पेशल हैबिट, उनकी जितनी भी अजीब आदतें हैं उनके बारे में हमें डायरेक्टली, हमें उनके टोन से हार्डली पता चलता है। देयर इज़ नो सब्जेक्टिव नोट इन दीज एसेज, नो पर्सनल चिट चैट, द टोन इज़ ऑलवेज इम्पर्सनल, अलूफ, सुपीरियर एंड डिग्निफाइड। तो उनके एसेज में कोई भी चिट चैट या कैजुअल टॉकिंग्स नहीं है, इम्पर्सनल है यानी उनकी पर्सनल फीलिंग्स नहीं है, अलूफ यानी डिस्टेंट है, ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं है, सुपीरियर एंड डिग्निफाइड, बड़े रेस्पेक्टफुल एसेज हैं। बेकन नेवर फॉरगेट्स दैट ही हैज़ अ सीरियस एम एंड दैट ही इज़ एट अ हाइट अबव हिज ऑडियंस विच पोजिशन ही ऑक्युपाइज बाई वर्च्यू ऑफ हिज ग्रेटर विजडम। तो अपने एसेज में वो ये चीज़ भी नहीं भूलें कि उनका क्या पोजीशन है ऑडियंस के बीच में और उनके पास ग्रेटर विजडम भी है। नेक्स्ट पॉइंट है बेकन्स एसेज आर डायरेक्ट टू द पॉइंट। There is in Bacon's essay no gossiping, no whispering, no personal confidence exchanged with the reader। तो उनके एसेज में कोई गॉसिपिंग या विस्परिंग, कोई भी चिट चैट जैसे यहाँ पे कवर हुआ था, ऐसे कोई अननेसेसरी पॉइंट्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव नेचर है। देर इज़ नो एमलेस वॉन्डरिंग ऑन फैंसी एंड इमेजिनेशन विद इन द सब्जेक्ट। जैसे कई बार आप कई स्टोरीज पढ़ते हैं वहाँ पे इमेजिनेशन फिक्शन होता है, बट बेकन की स्टोरीज में एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड देर इज़ नो एमलेस वॉन्डरिंग और फैंसी, कोई लक्ष्य के बिना कहीं पर भी वो लिखे जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखते हैं। देर इज़ ओनली द लाइट ऑफ ड्राई सीजन illuminating his short crisp sentences that impresses and even charms to a certain extent। तो लाइट ऑफ ड्राई सीजन यानी कि उनका जो प्रकाश है वो डायरेक्ट उन्हीं के जो वो लिखना चाहते हैं उसी के ऊपर वो डालते हैं। विद इन द सब्जेक्ट देर इज़ ओनली लाइट ऑफ ड्राई सीजन illuminating his short क्रिस्प सेंटेंसेस, तो उनके जो सेंटेंसेस है बड़े शॉर्ट हैं, दैट इम्प्रेसेस जो इम्प्रेस करते हैं, एंड इवन चार्म्स अट्रैक्टिव भी हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, बट डज नॉट टच द रीडर्स फीलिंग विद पैथोस
और ह्यूमर फॉर विच एन इमोशनल अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड। बट जैसे कि फर्स्ट पॉइंट भी था कि इनके जो एसेज हैं वो उसमें रीडर को पूरी तरीके से अपने पैथोस यानी कि अपनी जो सैडनेस है उनकी उससे अपनी इमोशनल फीलिंग करुणा या दुख की भावना जो है या अपना ह्यूमर लाफ्टर या हास्य ये डायरेक्ट जो रीडर है उसको टच नहीं कर पाता है। फॉर विच एन इमोशनल अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि उन्होंने इमोशनल अप्रोच का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। बेकन एसेज कंटेन प्रैक्टिकल विजडम, हाईली इंटेलेक्चुअल, full of practical wisdom enriched by flashes of wit, copious quotations, analogies and allusions। तो इनका जो एसेज है वो प्रैक्टिकल विजडम पर है यानी कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ पर बेस्ड है, इनके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। और विट, हाईली इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक एंड फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम इनरिच्ड बाय फ्लैशेस ऑफ विट, विट यानी क्लेवरनेस, चतुराई, बुद्धिमत्ता। तो इनके जो एसेज हैं वो बुद्धिमत्ता या चतुराई से भरे हुए। कॉपियस कोटेशंस, कॉपियस मतलब बहुत सारे, इन लार्ज अमाउंट, कोटेशंस हैं यानी कि बहुत सारे जो पुराने स्पीकर्स या राइटर्स थे फेमस उनके कोट्स को उन्होंने वहाँ पे कोट किया है। एनालॉजीज यानी कंपैरिजन शोइंग सिमिलैरिटीज़ बिटवीन डिफरेंट सिचुएशंस, और एल्यूजन्स यानी इनडायरेक्ट, उन्होंने इनडायरेक्टली किसी को इंडिकेट किया है, रेफर किया है, इशारे किए हैं। The essays are, however, intellectual exercises, balanced arguments supported by erudite illusions and quotations, but sudden lacking in personal touches and feelings। तो दोबारा वही पॉइंट है कि इस एसेज में सारी चीज़ें हैं बट बहुत ही लर्नड, सपोर्टेड बाय एरुडेट यानी लर्न, बहुत ही इंटेलिजेंट, विद्वान, एल्यूजन्स, एल्यूजन्स यानी कि रेफरेंसेस का यूज़ किया है, बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, बट सडन लैकिंग इन पर्सनल टचेस एंड फीलिंग्स, उसमें पर्सनल टचेस और फीलिंग्स की कमी है। वी आर इम्प्रेस्ड, वी एडमायर, बट एट द सेम टाइम वी आर अवेयर ऑफ अ कोल्ड रैशनैलिटी अनटच्ड बाय इमोशंस। तो हम पढ़ते भी हैं, हम एडमायर भी करते हैं, बट जो एक कोल्डनेस है यानी कि जो इमोशनल टच नहीं है तो ये हम वहाँ पे इस बात को लेकर रीडर्स अवेयर हैं। वर्ल्डली विजडम, बेकन एसेज आर फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम, दे आर कॉम्पेंडियम मतलब कॉम्पेंडियम भी एक न्यू वर्ड है। कॉम्पेंडियम का मतलब होता है अ सॉर्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बड़े ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स का संक्षिप्त में संग्रहण करना। तो कॉम्पेंडियम ऑफ प्रिसेप्ट्स, प्रिसेप्ट्स मतलब रूल्स या मॉरल प्रिंसिपल्स, तो एक कलेक्शन है मॉरल प्रिंसिपल्स का, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड मैन। तो उनके जो ऐसे हैं उनको पढ़कर ऐसा लगता है कि सारे मॉरल वैल्यूज़ का किसी ने एक जगह कलेक्शन कर दिया हो। दे गिव forth maxims which are very useful for worldly success and material prosperity। तो उन्होंने कई सारे मैगजिम्स यानी कहावतें या सूक्तियाँ या वाइज सेइंग, मॉरल सेइंग्स का यूज़ किया है अपने एसेज में, जो कि इंसान को वर्ल्डली सक्सेस और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी यानी कि एक अच्छी सक्सेस, समृद्धि, खुशहाली लेकर आती है। People want to make the best of this life without bothering about the life to come. They want success and a life of happiness and prosperity. Therefore, people of every age and profession find something interesting and useful in Bacon's essays। तो उनके जो essays हैं हर किसी को, क्योंकि सक्सेस और लाइफ में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो हर एज ग्रुप का आदमी और हर प्रोफेशन का बेकन केसेस में कुछ इंटरेस्टिंग और यूजफुल ढूंढ लेता है। Here he gives advice to young man who wants to rise and achieve some great place. All rising to great place is by a winding stair, and if there be factions, it is good to side a man's self whilst he is in the rising, and to balance himself when he is placed। तो all rising to great place is by winding stair। तो उनका कहना है कि जितनी भी राइजिंग है मैन की वो इनडायरेक्टली या डिफ़िकल्ट पाथ के थ्रू ही जाती है, वाइंडिंग स्टेयर जो कि ईज़िली आप क्लाइम नहीं कर सकते। एंड इफ़ देयर बी फैक्शंस,
और अगर फैक्शंस हैं ऑफ यानी कि गुट हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इट इज़ गुड टू साइड अ मैन सेल्फ, तो बेहतर है कि आप एक मैन के साथ ही चलें, whilst he is in the rising and to balance himself when he is placed, तो जब वो राइज कर रहा है एंड बैलेंस हिमसेल्फ व्हेन ही इज प्लेस, जब वो अपनी पोजीशन पहुंच गया है तो वहाँ पे उसको बैलेंस करना। इन अनदर ऐसे बेकन एडवाइजेस मैरिड मैन अबाउट द नेचर ऑफ देयर वाइफ्स, उनके वाइफ्स के नेचर के बारे में बात किया है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉन्ड्स ऑफ बोथ चेस्टिटी यानी प्योरिटी एंड ओबीडियंस इन द वाइफ इफ़ शी थिंक्स हर हस्बैंड्स वाइज विच शी विल नेवर डू इफ़ शी फाइंड्स हिम जेलस, तो उन्होंने कहा है कि बेस्ट बॉन्ड है ओबीडियंस का, हस्बैंड वाइफ मैरिज का, इफ़ शी थिंक्स हर हस्बैंड इज़ वाइज विच शी विल नेवर डू, जैसा कि वो कभी नहीं करने वाली है, उसे कभी बिलीव नहीं होगा, इफ़ शी फाइंड्स हिम जेलस, अगर उसे जेलस लगता हो। तो ऐसे आप मान सकते हैं कि बेकन का जो ऐसे था वो ज़्यादा फीलिंग्स से टच तो नहीं था बट इंटेलेक्चुअल था, उसमें उन्होंने अपने मॉरल सेइंग्स, कोटेशंस, विजडम का उपयोग किया है। धन्यवाद।